नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस समय एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। मुद्दा है कर्मचारियों का। देखिए, बीते कुछ दिनों से आप हिमाचल प्रदेश में ये जरूर देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में सचिवालय के बाहर जो है कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह है कि अभी जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा उनका जो डीए है, जो एरियर है, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर काफी समय से मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात भी की गई थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री इस पर कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिए, 15 अगस्त को एक घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन वो जो घोषणा थी वो 75 वर्ष से ज्यादा आयु के जो पेंशनर्स है उनके लिए घोषणा की गई थी कि एक मुश्त जो है उनका जो डीए है, एरियर है, जो भी उनका पैसा बनता है उन्हें दे दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है और हवाला यही दिया जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश की अभी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं घाटे में चल रही है और जो वित्तीय हालात है हिमाचल प्रदेश की सरकार के वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहे हैं। अब इसी को लेकर आप सभी के सामने हमारे साथ जुड़ चुके हैं घनश्याम जी। इनकी मुलाकात मैं आपसे जरूर करवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर देखिए, एक जो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, वो है डीए और एरियर का, कि कर्मचारी कह रहे हैं कि उनका डीए और एरियर का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो सर इससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुद्दा डीए और एरियर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार की नीति और नियत का। जी। लगभग 20 महीने का समय इस सरकार को बने हुए हो चुका है और हैरानी की बात यह है कि इस 20 महीने के समय के अंदर सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। प्रदेश की जनता, प्रदेश का कर्मचारी, प्रदेश का पूर्व कर्मचारी ये जानना चाहता है कि जो 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश को गिरवी रख के प्रदेश सरकार ने लिया है, इसका खर्चा कहाँ पे हुआ है। अंकिता जी, आप खुद रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टर हैं, आप देखिए किसी भी विभाग के अंदर डेवलपमेंट के लिए एक भी रुपया 20 महीने के अंदर नहीं आया। सरकार के द्वारा कोई नई योजना वित्त को लेकर के लागू नहीं की गई। सड़कों की हालत खराब है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। अंततः सवाल यह है कि ये जो 30,000 करोड़ रुपया सरकार ने लिया, ये तो ये कह करके लिया होगा कि प्रदेश के अंदर कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की देनदारियां हैं, लेकिन आज दिन तक 20 महीने के अंदर प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को जिनका हजारों करोड़ रुपए का लेना जो है वो सरकार के पास बकाया बचता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर पूर्णतया कुंडली मार के बैठी है, पूर्णतया कुंडली मार के बैठी है। और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो कर्मचारी प्रदेश की जनता के लिए, सरकार तो कैबिनेट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के सिर्फ फैसले ले सकती है, लेकिन उन फैसलों को यक्ष रक्ष जमीन पर उतारना प्रदेश के कर्मचारियों का काम है। और निस्संदेह प्रदेश के कर्मचारी इन विकट परिस्थितियों में भी दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार इतनी संवेदनहीनता से काम कर रही है अंकिता जी की मैं कह नहीं सकता। आज प्रदेश कर्मचारी तो सचिवालय का बाहर आ गया। आने वाले समय में अगर सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो प्रदेश का तमाम कर्मचारी सड़कों पे आने के लिए तैयार है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों की जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे एचआरटीसी है, बिजली बोर्ड है, लोकल अर्बन बॉडी है, पुलिस विभाग है, आज कम से कम 15 बड़ी बड़ी एसोसिएशनों के लोगों के साथ हमारी अभी बिलासपुर में बैठक हुई है और लोग जो है वो इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। ये सरकार प्रदेश की जनता का, प्रदेश के कर्मचारियों का, पूर्व कर्मचारियों का विश्वास खो चुकी है। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है अंकिता जी। जब भी इस सरकार के पास कोई आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बात करने जाती है तो मुख्यमंत्री जी एक ही राग आलापते हैं। 20 महीने से एक ही बात चल रही है, जैसे कैसेट होती है ना, इसको ऑन कर दो, एक ही शब्द बोलेगी, वो है आपदा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले बहुत बड़ी आपदा
हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी आपदा कोरोना के रूप में आई कि ये 2.5 वर्ष तक रही और प्रदेश की जो इकोनॉमी थी या पूरे अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी भी गिर करके धराशायी होकर के जमीन पे आ गई थी। उसके बावजूद उस वक्त आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने पूरे देश को संभाला, प्रदेश की हजारों लोगों को, करोड़ों लाखों लोगं को मुफ्त अनाज देने का काम किया, लोगों के जान माल की रक्षा की। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी। इतनी बड़ी आपदा होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उस वक्त के मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने प्रदेश के किसी कर्मचारी की पेंशन नहीं रोकी, तनख्वाह नहीं रोकी, किसी की दिहाड़ी नहीं रोकी। डीए और एचआर भी हमें लगातार मिलता रहा, मेडिकल रिइंबर्समेंट के बिल मिलते रहे। ये तो बात आपने डीए और एरियर की अंकिता जी। हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रदेश के लोग दुखी हो चुके हैं। इन 19 महीनों के अंदर जो मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल होता है, चिकित्सा भत्ता बिल होता है, जो आदमी इलाज करवाता है, वो सरकार से बिल देकर के पैसे उसको मिलते थे। इस सरकार ने 19 महीने के अंदर 1 रुपया भी मेडिकल रिइंबर्समेंट का प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों को नहीं दिया। उससे क्या हुआ अंकिता जी, जब सेवानिवृत्त आदमी होता तो उसकी उम्र 58 और 60 वर्ष से ऊपर होती और बुढ़ापे में बीमारियां इंसान को घेरती हैं, उसको पैसे की जरूरत होती है। लोगों को चिकित्सा भत्ते के बिलों का एक पैसा नहीं मिला और हमारे प्रदेश के सैकड़ों ऐसे पूर्व कर्मचारी जो बीमारियों से ग्रस्त थे और पैसे के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने अपने जीवन में नहीं देखी। जी सर, इसी के साथ साथ देखिए सर, आपने ये जरूर बात की है कि अभी जो सरकार है वो ऋण लेती जा रही है और ये भी हवाला देती जा रही है कि वित्तीय बोझ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपदा को भी बताया जा रहा है कि आपदा में भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। केंद्र की जो सरकार है उनकी तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो उम्मीद सरकार को थी, वो नहीं मिली। लेकिन देखिए सर, जब सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई थी तो कुछ गारंटियां भी जरूर दी गई थी। जब गारंटियों को पूरा करने की बात भी आई थी तो भी उसमें ये कहा गया था सर कि गारंटियों को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि 75,000 करोड़ से जो ज्यादा का कर्ज है वो पूर्व की जयराम सरकार ने उनके ऊपर डाल दिया है। तो सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अंकिता जी, जो जिस सरकार की और जिस पार्टी की नींव ही झूठ से रखी गई हो, आपने खुद कहा कि जब चुनाव था तो चुनाव में बहुत सारी गारंटियां प्रदेश की उस वक्त की कांग्रेस के नेतृत्व ने की। उसमें सबसे बड़ी गारंटी की मैं आपको बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। इन 20 महीने के अंदर मुफ्त देना तो दूर रहा, सबसे पहले बिजली का रेट बढ़ाया, वो झटका लोगों को लगाया और उसके बाद जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी उसको बंद कर दिया। डिपुओं में राशन महंगा हो गया। इन्होंने कहा था कि दूध हम 100 रुपया लीटर खरीदेंगे, किसी ने नहीं खरीदा। इन्होंने कहा था ओपीएस हम देंगे, आनन फानन में आधी अधूरी ओपीएस इन्होंने लागू कर दी। प्रदेश का पूर्व कर्मचारी पूरे शिद्दत के साथ अपनी जीवन भर की कमाई का इंतजार कर रहा है, वो नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 5 साल में जयराम ठाकुर की सरकार ने कितना कर्जा लिया था और आपने इस 19 महीने के अंतराल के अंदर जो ये 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा, इसको अगर आप आपस में कंपेयर करें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। अगर उन्होंने कर्जा लिया तो उन्होंने प्रदेश की जनता को बहुत कुछ दिया। जयराम ठाकुर जी ने कहा, अपने एजेंडे में कहा था, या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि घोषणा पत्र में कभी नहीं कहा था 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने दी। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को 65, 70, 75 का जो लाभ है वो हम रिवाइज पेंशन के ऊपर देंगे। 30 अगस्त 2022 को मैं उस वक्त चेयरमैन था, हमने जेसीसी करवाई और 65, 70, 75 का वित्तीय लाभ प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को दिया और उनके खातों में डाला। 2016 के बाद पेंशन के रिवीजन का काम हमने किया और लोगों के खाते में पैसे डाल दिए गए। हमारी सरकार ना तो बीजेपी की सरकार ना झूठ बोल रही थी ना झूठ बोल के आई थी। आज इस सरकार ने, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो गैर राजनीतिक संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, पूर्व कर्मचारियों का संगठन है। हमारी लड़ाई पूर्व कर्मचारियों के हितों को लेकर के है। अगर हमारे जो हित है, जो पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों की जो देनदारियां हैं,
सरकार में आज वित्तीय संकट की बात कहती है, अंकिता जी प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है। अगर वित्तीय संकट होता तो प्रदेश में माननीयों के भत्ते, मंत्रियों के भत्ते और तनख्वाह जो थे वो नहीं बढ़ाया जाता, वो बढ़ा दिया चुपचाप, उनकी पेंशन बढ़ा दी चुपचाप, उनके खर्चे बढ़ा दिए और 40-40, 50-50 लाख की नई गाड़ियां खरीद करके उनको दी। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो वित्तीय संकट है वो किसके लिए है, किसके लिए? ये सिर्फ प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के लिए है? प्रदेश की जनता के लिए वित्तीय संकट है, सरकार के लिए कोई वित्तीय संकट नहीं है। दर्जनों सलाहकारों की फौज, आप कई वर्षों से रिपोर्टिंग करते रहे होंगे, आप मुझे बताइए कि क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज दिन तक के इतिहास में मंत्री ने क्या इतनी सलाहकारों की फौज रखी? आप बताइए, इतने सलाहकार रखे, क्या उनके ऊपर खर्चे नहीं हो रहे? लाखों हजारों करोड़ रुपए का खर्चा उनके ऊपर हो रहा है। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, ऐसा मेरा मानना। जी सर। देखिए सर, आपने एक मुद्दा जो है फिर से यहाँ पर छेड़ा है, वो है कि काफी ज्यादा जो खर्चा है वो मंत्रियों के ऊपर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय बन रहे हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। देखिए, बीते 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था, उस पर ये बात रखी गई थी कि इतना ज्यादा खर्चा मंत्रियों के ऊपर किया जा रहा है, 50-50 लाख रुपए के खर्चा उनके ऊपर किया जा रहा है। गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो गाड़ियों में ये भी कहा गया था कि एक बच्चे को लेने एक गाड़ी जाती है, दूसरे को लेने दूसरी गाड़ी जाती है, अगर किसी मंत्री की पत्नी है उनको लेने के लिए तीसरी गाड़ी जाती है, और अगर सब्जी लेने जाना हो तो उसके लिए चौथी गाड़ी जाती है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री का एक नया कार्यालय बन रहा है जिस पर लगभग जो है 19 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ चुका है, और जो फर्नीचर है वो बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, लाइटनिंग है जो बाहर से मंगवाई जा रही है। तो कर्मचारियों का बस यही सवाल था कि जब आप इतना खर्चा अपने कार्यालयों के ऊपर कर सकते हैं, अपने निजी कामों के लिए कर सकते हैं, तो कर्मचारियों की जो देनदारियां है उसका भुगतान क्यों नहीं कर सकते? देखिए अंकिता जी, एक पुरानी कहावत है, बुजुर्ग एक बात कहते थे कि खेती को बचाने के लिए बाड़ लगाया जाता था जी। लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है कि प्रदेश की व्यवस्था को चलाने के लिए जिस सरकार को लोगों ने चुना वो बाढ़ ही खेती को खाने पर आमदा हो चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय सुखविंदर सुक्खू जी जब सत्ता में आए तो सब लोग ये कहते थे, हम भी कहते थे कि बहुत साधारण परिवार से उठ करके साधारण व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे आल्टो कार में चलते थे। लेकिन आज प्रदेश की जनता देख रही है, आल्टो कार तो दूर रही, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आते हैं। हजारों करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर का खर्चा घूमने पे हो रहा है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सड़कों पे घूमते थे, सड़कों पे जब चलते थे प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब प्रदेश में तरक्की होती थी, डेवलपमेंट होती थी। जिस सड़क से जाते थे वो सड़क ठीक होती थी, लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, खर्चा कम होता था। आज की जो सरकार है वो हेलीकॉप्टर से बिना कहीं जाती नहीं है, तो ना तो प्रदेश में डेवलपमेंट होगी, ना लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ये हवाई मार्ग से जाएंगे और हवाई मार्ग से आएंगे, लेकिन ऐसी ही परिस्थिति रही तो हवाई मार्ग से ही सत्ता छोड़ करके भी वापस ना जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर बननी जा रही है। जी सर। सर देखिए, इसी के साथ साथ जो है कल एक जो बयान है कांग्रेस के ही एक मंत्री का बयान सामने आया, राजेश धर्माणी जी की यहाँ पर मैं बात जरूर करना चाहूंगी। उनका एक बयान जो है अब जिससे काफी ज्यादा खलबली भी मच चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी कर्मचारी नेता है वो अपनी नेतागिरी को छोड़ दे, अपने आप को चमकाना छोड़ दे। कर्मचारियों को भी कहा है कि जो कुछ अभी मिल भी रहा है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। तो इसे लेकर भी देखिए बहुत ज्यादा जो है घमासान मच चुका है सचिवालय के बाहर भी। ये एक जो मुद्दा है, ये एक जो एक बयान है, इसे काफी ज्यादा तेजी से अब बोला जा रहा है कि ये जो बयान है बहुत ही गलत बयान दिया गया है। सर, इससे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस सरकार की नीयत शुरू से ही ऐसी हो, अगर वो कल को हमारे भत्ते और पेंशन और तनख्वाह भी बंद कर दे तो बहुत बड़ी ये तो शक्ति नहीं होगी। अंकिता जी, आप देखिए, प्रदेश में सरकार बनती है प्रदेश की तरक्की के लिए। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही, वीरभद्र सिंह जी के सानिध्य में भी सरकार चलती रही। मैं तब कर्मचारी नेता था, तब भी मैंने काम किया है। जब भी सरकार आती थी वो आने वाले समय के लिए अपना तरक्की का एजेंडा सेट करती थी।
ये सरकार आई, इसने सबसे पहले आते ही हजारों इंस्टीट्यूशन जो पिछली सरकार ने, उन सारे संस्थानों को आते ही बंद कर दिया। जी जो पिछली सरकार ने 125 यूनिट बिजली लोगों की वेलफेयर की दे ली थी, वो भी वापस कर दी। मैं मूल रूप से कहूं तो जो भी पूर्व की सरकारों ने लोगों को लाभ दिए थे, वो सब के सब इन्होंने वापस ले लिए, और खुद करना तो दूर रहा। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जी हिमाचल सर। प्रदेश के अंदर सरकारी रोजगार और गैर सरकारी अर्ध सरकारी रोजगार के सिवाय कोई दूसरी इंडस्ट्री प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री नहीं है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर लोगों को रोजी रोटी के साधन कमाने को मिलते हैं। आज प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अपने मित्रों को खुश करने के लिए उनको झंडियां बांट रही है, गाड़ियां बांट रही है, चेयरमैन बना रही है। और उसके साथ एक और काम शुरू कर दिया इन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी, 1 वर्ष के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं गलत जी तो नहीं सर। बोल रहा हूं किधर? 2 वर्ष के अंदर इनका टारगेट 2 लाख रोजगार देने का था। रोजगार देना तो दूर रहा, जो लोग सेवानिवृत्त होकर घर जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने 60 साल तक नौकरी कर ली, 58 साल तक नौकरी कर ली, उनमें से कुछ अपने चहेते लोगों को दोबारा फिर रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। जबकि जी प्रदेश सर। के बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए प्रदेश का कर्मचारी जो कह रहे कि नेता कोई नहीं चमका रहा है, अपने हकों की बात रखना। अगर अपने हकों की बात नहीं रखते तो आज हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। जी अगर सर। हिंदुस्तान आजाद हुआ तब भी उस वक्त के नेता अपनी बात रखी थी और अपनी बात रखते रखते देश को आजाद करवाया। अगर सरकार की ऐसी भावना रही तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए इस सारी चीजों से अपने आप को मुक्त कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। और इसी के साथ साथ सर आज देखिए जो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार है, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कर्मचारियों से यही आग्रह किया है कि बैठकर जो है बात को सुलझा लिया जाएगा, प्रदर्शन करके कोई भी हल नहीं निकलता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है बिल्कुल कि ठीक। जो पूर्व की सरकार है उनके द्वारा काफी ज्यादा जो है बोझ हमारे ऊपर लाद दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश में अब जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो कर्मचारी हितैषी सरकार है। लेकिन सर देखिए जिस हिसाब से अभी कर्मचारियों का एक जो मुद्दा है काफी ज्यादा गर्मा रहा है, हर जगह रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हितैषी सरकार है उन पर अब कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। हालांकि देखिए सर ये भी जरूर कहा गया है कि 6 महीने का समय मांगा गया है सरकार की तरफ से कि अगले 6 महीने में जो वित्तीय संकट जो अभी जिससे प्रदेश की सरकार जूझ रही है वो कहीं ना कहीं स्थिर होता हुआ नजर भी आएगा। अब देखिए अगले साल का भी यही कहा था कि अगले साल तक सभी देनदारियां जो है चुकता की जाएगी। सर इससे आप कैसे देखते हैं कि क्या महज ये एक आप कह सकते हैं कि आपको आश्वासन दिया जा रहा है, कर्मचारियों को आश्वासन दिया जा रहा है, या सच में सरकार अगले साल तक कर्मचारियों के हित में कोई फैसला जरूर सुनाएगी? देखिए अंकिता जी, ना तो ये छलावा हमारे साथ कर रहे हैं, आश्वासन हमें दे रहे हैं। ये सरकार खुद ही छलावे में जी रही है। जी ये चंद ब्यूरोक्रेटिक लोगों के जाल में फंसी हुई सरकार है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो अगले 6 महीने का, साल का लेखा जोखा बता देते हैं। मैं आपको एक सीधी तो मोटे तौर पर एक बात बताना चाहता हूं अंकिता जी, आप भी पारिवारिक लोग हैं। जी सर। जो परिवार का मुखिया होता है उसकी ड्यूटी होती है परिवार की व्यवस्थाओं को चलाना। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको स्कूल के लिए फीस भी चाहिए, खाने के लिए रोटी भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। जी सर। अगर परिवार का बुजुर्ग ये कह दे कि भैया मेरे से ये व्यवस्था नहीं चलती, अगले 6 महीने पढ़ाई छोड़ दो, तो परिवार जी चल पड़ता है क्या? परिवार का मुख्यमंत्री प्रदेश का बाप होता है, प्रदेश का मुखिया होता है, और प्रदेश के मुखिया की जिम्मेवारी है कि प्रदेश की मैनेजमेंट को कैसे चलाना है। ये जी सर। सरकार सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट से चल रही है। अधिकारियों के द्वारा अपने चंगुल में फंसा करके मिसमैनेजमेंट है। फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वित्त विभाग की मिसमैनेजमेंट है। और जो ब्यूरोक्रेटिक लोग इनको समझा रहे हैं, जो वो कहते हैं वो दूसरे दिन निर्णय ये सुना देते हैं, खुद उन चीजों को स्टडी नहीं करते हैं कभी भी।
और जो जी आज है सर। धर्माणी जी का बयान है, मैं कहता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान उन्होंने दिया। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिखा है, सरकार के ही एक व्यक्ति ने लिखा है कि जो एक शिक्षक होता है उसकी तनख्वाह होती है जितने जितने विधायकों को मिलती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो शिक्षक हो, आपको भी किसी शिक्षक ने ही पढ़ाया है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और उस शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, 15-20 साल तक डिप्लोमा डिग्रियां करने का फिर शिक्षक लगता है। ये राजनीति लोगों में लोग लाते हैं और जिता करके सत्ता में पहुंच जाते हैं, पर सत्ता में पहुंच करके धरातल को मत छोड़िए। हम आप और जो प्रदेश में सत्ता में लोग बैठे हैं, ये सब लोग भी इसी जमीन से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सत्यता को लेके चलिए, अगर सच से चलेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, अन्यथा प्रदेश की जनता आपको पकड़ करके उतार देगी, ऐसा मुझे लगता है। जी सर। सर इसी के साथ-साथ देखिए जो सचिवालय के बाहर अभी धरना प्रदर्शन देखिए आज भी किया गया, उसमें भी कुछ मुख्य बातें रखी गई थी। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया था वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी को लेकर आज दोबारा से धरना प्रदर्शन भी किया गया। देखिए 11 सितंबर के बाद ये कहा गया है कि जो भी सचिवालय के कर्मचारी हैं, वो मास लीव पर ज़रूर जा सकते हैं। तो सर मेरा एक सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जो सचिवालय के बाहर कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उस चीज का लाभ पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सकता है? क्या जो अगर डीए और एरियर की जो किश्त है, अगर वो दी जाती है तो क्या उसका फायदा और कर्मचारियों को भी होगा? क्योंकि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, उनका समर्थन तो सचिवालय के कर्मचारियों को पहले से ही मिल चुका है। देखिए अंकिता जी, जो सचिवालय है वो प्रदेश का सर है, जी और सिर के अंदर दिमाग होता है, दिमाग सचिवालय के अंदर बैठा है। सचिवालय के कर्मचारी अगर आज एजिटेशन पे दम के साथ खड़े हैं तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों का उसमें समर्थन प्राप्त है। और रही, आपने कहा कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो मंत्री ऐसा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जहां संवाद होता है वहां यथार्थ होता है, जहां संवाद जी नहीं होता है वहां विवाद होता है। सरकार 19 महीने के अंदर किसी भी प्रकार का कर्मचारी नेताओं के साथ, पूर्व कर्मचारी नेताओं के साथ, आम जनता के साथ लोगों को मिलने का समय नहीं। विधायक और मंत्री क्यों छोड़ के चले गए विधायक इनके कांग्रेस पार्टी को? इसलिए छोड़ के गए क्योंकि घुटन महसूस कर रहे थे, घुट गए थे अंदर, ना मिलने का समय, ना बात रखने का समय। तो हर व्यक्ति अगर अगर हमारे पूर्व कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व है, उनको भी लोगों ने बड़े विश्वास के साथ चुन करके आगे लाए होते हैं कि हमारी बात को रखेगा। लेकिन जब बात सुनने वाला कोई नहीं होता है, तब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर संवाद सरकार ने किया होता तो यथार्थ होता, अब संवाद नहीं किया, अब तो विवाद निश्चित रूप से ही हो। जी सर। और जैसा कि सर कुछ समय पहले आपने भी ये बताया था कि आपके भी कर्मचारियों के साथ बैठक आज हुई है। सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ उस बैठक में निकल कर सामने आया है? क्या आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा दिया जाएगा? क्या आप भी सचिवालय का रुख करने वाले हैं? क्या कुछ उस बैठक में निकल कर आया है? देखिए ऐसा है कि हमारी बैठक में आज प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों का आना हुआ है, और प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों ने ये कहा है कि पहले हमारा देश है, प्रदेश के बाद हम हैं। हम जी प्रदेश का हित भी देख रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने समय रहते, हमारी योजना बन चुकी है, सिर्फ एकमात्र इशारा करने की जरूरत है। प्रदेश के तमाम कोने कोने से पूर्व कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक निकल करके शिमला पहुंचेंगे। और अंकिता जी, जब प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक सड़कों पे आएगा ना, तब आप हालात देखेंगे कि प्रदेश के हालात क्या होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक संवाद स्थापित करने की, अन्यथा जी हमारा सचिवालय के कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को आज हमने पूर्ण समर्थन का ऐलान किया है। और अगर जी फिर भी प्रदेश की सरकार होश में नहीं आती है, तो प्रदेश के वरिष्ठ लोग जिन्होंने इस प्रदेश को बूटे को लगाया है, तरक्की के शिखर पर इस प्रदेश को जिन्होंने पहुंचाया है, वो खुद इस एजिटेशन की बागडोर अपने हाथ में लेकर के सड़कों पर उतर जाएंगे और प्रदेश की सरकार को उसका खमियाजा भुगतना है। जी सर। सर इसी के साथ-साथ एक और सवाल मेरा ये रहने वाला है कि बीते ही कल एक नोटिफ़िकेशन ज़रूर आई है जिसमें मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, यानी कि रविवार को 25 अगस्त के दिन जो है ये कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ आपको लगता है कि
डीए और एरियर की कुछ घोषणा हो सकती है, कर्मचारियों के हित में कोई फैसला लिया जा सकता है, या फिर आगे देखिए आने अंकिता वाले जी, समय। जी सर। देखिए अंकिता जी, बड़ी सीधी सी बात है, मैं सीधी बात जानता हूँ। जी कैबिनेट की बैठक करें, चाहे मुख्यमंत्री जी ऑडियंस लाएं, चाहे मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, प्रदेश का कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी को भीख नहीं मांग रहा है। जो जी हमारा पैसा है, हमारा अपना पैसा है, हमें वो पैसा चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बुलाएं, चाहे ऑर्डिनेंस जारी करें, चाहे खुद घोषणा करें, हमें अपनी बातों से मतलब है। हमारी चिंता यह है कि हमारे लोग 16 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने कई स्कीमें बनाई थी कि मैं घर जाके बिटिया के हाथ पीले करूंगा, घर बनाऊंगा। अरे हैरानी की बात, सरकार उसी का पैसा उसको नहीं दे रही है। एचआरटीसी के कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिल रही है। 65, 70, 75 का एडिशनल भत्ता हमने 30 जुलाई 2022 को सरकार से दिलाया, प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को मिल गया। लेकिन आज दिन तक एचआरटीसी के और बिजली बोर्ड को मिल गया, एचआरटीसी के कर्मियों को नहीं मिला। ये क्या कर रही है सरकार? सरकार कहां सोई है? सरकार सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के माया जाल में उलझ करके रह गई है, बाकी कुछ नहीं है अंकिता जी। धन्यवाद। जी सर। सर, इसी के साथ-साथ देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कभी कर्मचारियों के हित में कुछ ना किया हो। देखिए, ओपीएस प्रदेश में नहीं, देश में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जब गारंटी दी गई थी, तो सबसे पहली गारंटी यही दी गई थी कि ओपीएस को ज़रूर लागू किया जाएगा, यानी कि जितनी भी किश्त है, वो ज़रूर दी जाएगी, और वैसा होता हुआ नज़र भी आया था। हालाँकि देखिए, अब कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ-साथ मेरा सवाल यही रहेगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कभी कर्मचारियों के लिए कुछ ना किया हो। अब भी सरकार यही कह रही है कि ज़रूर आगे आने वाले समय में किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ओपीएस तो ज़रूर लागू किया गया था। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो ओपीएस की बात आपने छेड़ दी, ये बहुत बड़ा जी मुद्दा सर। है। लेकिन ओपीएस जो इन्होंने आनन फानन में दिया है, वो किसको दिया है, सरकार इस बात का खुलासा करे। मैं 20 बार प्रेस पत्रकार वार्ताओं में कह चुका हूं कि माननीय मुख्य सचिव इसको लेकर के मेमोरेंडम निकालें, श्वेत पत्र निकालें कि किया क्या है। बिजली बोर्ड के लोगों के साथ झूठ बोला, बिजली बोर्ड के लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक देसी भाषा में कहावत है, जब वो कहावत है कि जो लहरी में दूध न दे तो बाखड़ी नहीं देती। तो 19 महीने में सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। 19 जी, महीने एक समय होता है, 1 रुपया नहीं दिया, तो आने वाले समय में सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम अपने हकों को छीन करके ले लेंगे। ऐसा हमारे पूर्व कर्मचारियों के अंदर हिम्मत है और जज्बा है। जी सर। और इसी के साथ-साथ देखिए, 27 अगस्त से मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाने वाला है? ये जिम्मेवारी विपक्ष की है, क्योंकि आज मेरी जिम्मेवारी सिर्फ अपने पूर्व कर्मचारियों की है। मैं उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। ये जिम्मेवारी जी सर। विपक्ष की है, और विपक्ष की अगर सिंपथी पूर्व कर्मचारियों के साथ होगी तो इस मुद्दे को उठाएंगे जरूर, क्योंकि वो भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं। जी। जी। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, और मैं यही अब कहना चाहूँगी दर्शकों से भी कि सचिवालय के बाहर तो देखिए बहुत कुछ अभी किया जा रहा है, और जितने भी कर्मचारी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो भी अब हित में आ चुके हैं सचिवालय के कर्मचारियों के, और उन्होंने ये कह दिया है कि वो उनके साथ है। अब देखिए, तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा जो बयान है, उसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा घमासान मचता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ इस मुद्दे पर लेकर अब सामने आएगा? 25 को कैबिनेट की मीटिंग है, क्या उसमें उम्मीदें हैं कर्मचारियों को? क्या उसमें फैसला लिया जाएगा? नेशन स्पीक्स आप तक यूं ही पहुंच जाता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।